कि सिल्फा शीरो से कह रही है कि वो छलांग मारकर ब्रिज को टाप जाए, पर शीरो इतनी ज्यादा दूर जंप नहीं कर सकता था, तो सिल्फा नीचे उतर जाती है। पर तभी शीरो सोचता है कि मेरे मास्टर दूसरी तरफ हैं, मैं उन्हें बचाने के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। जिसके बाद वो बड़ी ऊंची छलांग मारता है, पर वो छलांग ऊंची इसलिए थी क्योंकि ब्रिज ऊंचा था और वो सीधा पानी में जाके डुबकी लगाता है। जिसके बाद सिल्फा खुद जंप करने वाली थी, लेकिन उसी वक्त एक डीमन सिल्फा पर हमला कर देता है, पर सिल्फा उसके सारे हमलों को आसानी से ब्लॉक कर लेती है। वहीं डीमन कहता है कि तुम तलवारबाजी में तो अच्छी हो, पर मुझे नहीं हरा पाओगी, और वो बताता है कि उसका क्लास भी 8 है। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट सोच रहा था कि वो इनोसेंट्स को कैसे बचाए जिन पर डीमंस ने कब्जा कर लिया है। तभी एक डीमन उस पे हमला करने जाता है, पर एल्बर्ट उस पे हमला करने से हिचकिचा रहा था। तभी बेबी लियोन आके उसकी गर्दन को मरोड़ देता है। एल्बर्ट उससे पूछता है कि तुम उसे मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। बेबी लियोन कहता है कि तुम दिल के सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हें देखकर मुझे हमारे लीडर जेड की याद आती है। हमारे लिए भी किसी इंसान की जान लेना आसान नहीं है, और इन सभी बॉडीज में से उनकी जान तो पहले ही जा चुकी है। इस जानकारी के लिए वो बेबी लियोन का शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो एक पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट कर रहा होता है, और जब वो तैयार होता है आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं, जिसकी वजह से डीमंस का नामो निशान मिट जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिल्फा और डीमन की लड़ाई जारी थी, जहाँ की दोनों की टक्कर बराबरी की थी। जिसके बाद वो दोनों ही अपने स्पेशल अटैक का यूज करते हैं। ये देखकर असासिन गिल्ड की फटी पड़ी थी, और उन्हें यकीन नहीं होता कि एक मामूली मेड इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। वहीं उस हमले की वजह से दोनों के सर पे बराबर की चोट आती है। तभी डीमन खुद को हील करता है और कहता है कि चाहे तुम मुझे जितना मर्जी जख्मी कर दो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जिसके बाद वो लॉर्ड ऑस्ट के स्वॉर्ड स्टाइल से सिल्फा के ऊपर हमला कर देता है, और वो कहता है कि लॉर्ड ऑस्ट के लोग तो अपने मार्शल आर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, और जिसकी बॉडी पर मैंने कब्जा किया है वो पहले से ही काफी ताकतवर था, जो कि सिर्फ उसके हाथ को देखकर पता लगाया जा सकता है। तभी सिल्फा उसी की डीमन ब्लेड फॉर्म से डीमन पर हमला कर देती है, जिसे कि वो बड़ी ही मुश्किल से रोक पाया था। और वो उससे पूछता है कि तुम डीमन ब्लेड्स फॉर्म कैसे इस्तेमाल कर सकती हो। सिल्फा बताती है ये मैंने अभी अभी सीखा जब तुमने यूज किया, पर इसमें जानते हो शर्मनाक बात क्या है कि तुम दूसरों की टेक्निक को बिना उनकी बॉडी को चुराए नहीं सीख सकते हो। लगता है तुम सभी डीमंस नल्ले होते हो। तभी शीरो वापस से ऊपर आ जाता है, और सिल्फा शीरो के अंदर से एक स्वॉर्ड निकालती है, जिसे कि निकालते ही लड़ाई का समय हो चुका था। तुम्हें क्या ऐसा लगा फ्लैशबैक का समय हुआ है। सिल्फा ने जब अपने सारी नॉर्मल स्वॉर्ड्स को ट्रेनिंग में तोड़ दिया था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तभी डियान के साथ लॉयड आता है और उसे एक स्वॉर्ड देते हुए कहता है कि इस स्वॉर्ड में कोई एन्चांटमेंट या स्पेल नहीं है, बस इसे हमने इतना ज्यादा ताकतवर बनाया है जिससे कि तुम अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकती हो, और इसकी मदद से तुम डीमंस को भी हरा सकती हो। डीमंस बिना फिजिकल बॉडी के कुछ नहीं कर सकते, तो अगर तुम उसकी बॉडी को खत्म कर दोगी तो वो डीमन भी मारा जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है कि डीमंस काफी ताकतवर होते हैं और वो बड़ी ही जल्दी खुद को हील भी कर सकते हैं। तो डियान पूछता है आखिर उन्हें मारा कैसे जा सकता है। लॉयड बताता है कि उन्हें एक ही पावरफुल हमले से खत्म करना होगा। सिल्फा लॉयड से पूछती है कि आपने मेरे लिए तलवार क्यों बनाई। लॉयड बताता है कि ट्रेनिंग के वक्त उसे पता लग गया था कि वो अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रही थी और इसीलिए उसने ये तलवार बनाई। ये सुनकर सिल्फा खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। वो डीमन बताता है कि हमारा असली प्लान जेड को यहाँ बुलाना था, जिसके लिए हमने इनह्यूमंस की बॉडी पर कब्जा किया और वॉर का ऐलान कर दिया, और वॉर का नाम सुनते ही जेड दौड़ा दौड़ा वापस आ गया। ये सुनकर असासिन गिल्ड गुस्सा हो जाते हैं और रेन उसके ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन सिल्फा उसे रोक कर कहती है कि उसके होते हुए इनका प्लान कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। जिसके बाद वो दोनों ही फाइनल हमले के लिए तैयार हो जाते हैं, और सिल्फा जब उस पे हमला करती है उसके अटैक से डीमन का नामो निशान मिट जाता है, और इस खतरनाक युद्ध की विजेता लॉयड की सिल्फा है। इसके बाद हम जेड के आखिरी लम्हों को देखते हैं। वो गुस्सर में से कहता है कि मैंने जो करना था कर दिया है, तुम जरूर हारोगे। गुस्सर में पूछता है मैं किससे हारूंगा, पर इससे पहले कि वो उसका जवाब देता उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद गुस्सर में जेड की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और वो सोचने लगता है कि जेड ने तो कहा था कि उसने कुछ किया है, पर मैं अभी भी उसकी एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ। खैर छोड़ो, क्या ही किया होगा उसने। जिसके बाद वो जंग का ऐलान कर देता है। वहीं प्रेजेंट में सिल्फा के पास अचानक से ही धुआं हो जाता है, और ये लॉयड ने किया था। इसके बाद हम 5 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ लॉयड और गुस्सरमे के बीच में भयंकर लड़ाई चल रही थी। लॉयड गुस्सरमे के सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ किसी तरह उसे हराने के बारे में सोच रहा था कि गुस्सरमे के सारे स्पेयर्स एक ही तरह के होते हैं, जो कि उसके बैरियर्स के 3-4 लेयर आसानी से तोड़ देते हैं, और वो इतनी स्पीड और पावर से आते हैं कि अगर मुझे एक भी लग गया तो मेरी मौत हो जाएगी। तो शायद मुझे बहुत सारे और बैरियर्स को बनाना चाहिए। तभी एक अटैक उसके बैरियर के अंदर आ जाता है, जो कि गुस्सरमे का वो अटैक था जिसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है। जिसके बाद वो अपने बैरियर से बाहर आ जाता है, पर तभी गुस्सरमे फिर से उस पे हमला कर देता है, और लॉयड सोचता है कि ये वाला हमला सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो वो सोचता है कि उसे बिना रुके गुस्सरमे के ऊपर हमला करना होगा। जिसके बाद वो एक बड़े से स्पेल को कास्ट करता है
और तैयारियां खत्म होने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा फायर मॉन्स्टर आ जाता है जो कि गुस्सरमे के ऊपर हमला करने जा रहा था, पर गुस्सरमे बस उसके सामने से हट जाता है और वो पंच सीधा पानी में गिरता है और इसी की वजह से वहाँ चारों तरफ भाप फैल गई थी। भाप के अंदर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो की टेक्निक का यूज करके गुस्सरमे की लोकेशन का पता लगा लेता है। तभी ग्रिम उसे याद दिलाता है कि उसे मूव करते रहना होगा, नहीं तो गुस्सरमे उसके ऊपर अटैक्स को टेलीपोर्ट कर देगा, जिसके बाद वो फिर से भागने लगता है। पर तभी वो सोचता है कि मैं तो काफी देर से वहाँ था पर उसने तो मुझ पे हमला किया ही नहीं, तो वो मेरी लोकेशन का पता सिर्फ अपनी आंखों से ही लगा सकता है। पर फिर भी लॉयड उस पे हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो पास गया तो ये बहुत खतरनाक होगा। तो वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर गुस्सरमे पर हमला कर देता है। पर गुस्सरमे कहता है कि तुमने सिर्फ अपने क्लोन्स बनाए हैं पर अपनी असली तलवार के नहीं बना सकते, और उसी वक्त वो असली स्वॉर्ड वाले लॉयड को मार देता है और वो कहता है कि चाहे तुम अपनी तलवार मेरे सर के आर पार क्यों ना कर दो, मैं अगले ही सेकंड बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और अगर मैं चाहता तो मैं खुद को लोहे जितना मजबूत करके तुम्हारे स्वॉर्ड्स को रोक सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी असली बॉडी को ढूंढना चाहता था। पर इतनी पचर पचर करने के बाद उसे पता लगता है कि जिस लॉयड को उसने मारा था वो भी एक क्लोन है। तो गुस्सरमे सोचने लगता है कि लॉयड जरूर यहाँ कहीं छुप कर उसकी सारी मूवमेंट्स पर नजर रख रहा है। तो वो ऊपर देख के कहता है कितनी देर वहाँ छुपने वाले हो, पर लॉयड तो उसके पीछे खड़ा था और कहता है अबे यहाँ हूँ जंगूर, और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर इतने पावरफुल अटैक के बाद भी वो खुद को बड़ी ही जल्दी हील कर लेता है। पर वो देखता है कि सामने फिर से बहुत सारे लॉयड्स खड़े थे, तो असली लॉयड का पता लगाने के लिए वो बहुत सारे स्पेयर्स को समन कर लेता है और एक ही साथ सब पर हमला कर देता है। पर उनमें से एक लॉयड ने अपने चारों तरफ बैरियर बना लिया था, पर जब गुस्सरमे उसे मारता है वो भी एक क्लोन ही था। गुस्सरमे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे बाहर लाए कैसे। वहीं लॉयड इनविजिबल होकर उसके सभी अटैक से बचता हुआ उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। वहीं ये सब देखकर ग्रिम की फटी पड़ी थी। तभी उसे याद आता है जब लॉयड अपने लिए स्वॉर्ड बना रहा था उसने उस स्वॉर्ड को स्पेल टेकर से एन्चांट कर दिया था, जिससे वो अपनी स्वॉर्ड से किसी भी स्पेल को अब्सॉर्ब करके उसे माना में कन्वर्ट कर सकता है और साथ ही उस स्पेल को एनालाइज भी कर सकता है। और ग्रिम समझ जाता है कि लॉयड अपनी जान दांव पर लगाकर गुस्सरमे के स्पेल को एनालाइज करना चाहता है, और कुछ देर में ही वो उसके स्पेल को एनालाइज कर लेता है, जिसके बाद वो अपने सभी क्लोन्स को डीएक्टिवेट कर देता है और उसके सामने अकेला खड़ा था, यहाँ तक कि वो अपने बैरियर को भी हटा देता है। ये देख के गुस्सरमे कंफ्यूज्ड था और उससे कहता है कि तुम्हें तड़पा कर मारने में बड़ा मजा आएगा। पर लॉयड कहता है कि तुम्हें पैदा होते ही बहुत ज्यादा ताकत मिल गई थी, इसलिए ना ही तुमने कभी इंप्रूव करने की कोशिश की ना ही कुछ नया सीखने की, पर ह्यूमंस कमजोर होते हैं और वो हमेशा नई चीजें सीखते रहते हैं। तभी गुस्सरमे कहता है अब क्या तुम मुझे पका पका कर मारोगे। तभी गुस्सरमे वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके टेलीपोर्ट होते ही लॉयड उसको जोर की पंच मारता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लॉयड उसे बताता है कि उसने इंसानों की बनाई हुई की टेक्निक से उस पर हमला किया था। वहीं गुस्सरमे को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसी जगह कैसे पहुंच गया जहाँ की वो टेलीपोर्ट होने वाला था। जिसके बाद लॉयड शहनशाह की तरह बैठ जाता है और कहता है चल बे जमूरे तमाशा दिखा। इससे गुस्सरमे को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुमने मुझ पर एक ही हमला किया है, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तभी लॉयड कहता है तुम्हें याद है जेड ने मरने से पहले तुम्हें क्या कहा था, और उसे याद आता है कि जेड ने कहा था कि वो हार जाएगा। इससे गुस्से में वो लाल पीला हो जाता है और फिर से टेलीपोर्ट होता है, पर इस बार भी लॉयड उसके टेलीपोर्ट होते ही उसके पेट में खींच के लात मारता है, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से उसकी धुलाई करने लगता है। जब उससे बचने के लिए गुस्सरमे टेलीपोर्ट होता है लॉयड वहां भी पहुंचकर उसकी धुलाई करने लगता है। गुस्सरमे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो आखिर क्या करे जिससे वो लॉयड से बच सकता है, पर लॉयड उसकी धुलाई जारी रखता है, जिसके बाद वो डबल इनकांटेशन से गुस्सरमे के ऊपर हमला कर देता है और उसके इस खतरनाक हमले से गुस्सरमे सीधा वहां पहुंच जाता है जहां की लॉयड के अटैक से जमीन से लावा निकला था। उसी वक्त वहां लॉयड पहुंचकर उसे लात मारकर लावा की तरफ फेंक देता है। वो खुद को टेलीपोर्ट होकर लावा में गिरने से बचा लेता है, पर उसके टेलीपोर्ट होते ही लॉयड उसके मुंह पर लात मारता है और उसके बार बार टेलीपोर्ट होने पर भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। और इतनी धुलाई के बाद गुस्सरमे की हालत बुरी हो चुकी थी। लॉयड कहता है अब तुम्हें खत्म करने का समय हो चुका है। गुस्सरमे उसे बताता है लगता है तुम भूल चुके हो, मैं डीमन लॉर्ड हूँ और मेरे पास एटमॉस्फेयर में माना कंट्रोल करने की पावर है। जिसके बाद वो एटमॉस्फेयर से माना इकट्ठा कर बहुत ही बड़े अटैक को तैयार करता है और कहता है कि ये मैजिक का अल्टीमेट अटैक है, जिससे कि कोई भी बैरियर तुम्हें नहीं बचा सकता। इसकी चपेट में आने वाला राख बन जाएगा। इसके बाद वो लॉयड पर हमला कर देता है, पर तभी लॉयड अपने हाथ को आगे करके उसके अटैक को गायब कर देता है। ये देखकर गुस्सरमे का सर घूमने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा अटैक चला कहाँ गया। लॉयड उसे बताता है मैंने तुम्हारे अटैक को एक सिमिलर अटैक से गायब कर दिया है। गुस्सरमे उससे पूछता है क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरा मैजिक कैसे यूज कर सकते हो, ये तो नामुमकिन है। तो लॉयड एक वॉइड नाम का मैजिक करके दिखाता है और कहता है कि इस अटैक के सामने चाहे कोई भी हो, चाहे उसने कितने ही बैरियर बना के रखे हो, वो मिट्टी में मिल जाता है। तुम्हारे
अटैक और मेरे अटैक में सिर्फ नाम का फर्क है। काफी समय पहले मैंने इस स्पेल के बारे में एक बुक में पढ़ा था और जब मैं इसे टेस्ट करने गया उससे मची तबाही को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। तभी मैंने सोचा क्या होगा अगर ऐसे ही अटैक्स आपस में टकराएंगे तो, इसलिए मैंने बहुत सारे वॉइड्स को एक दूसरे से टकराया था। ये सुनकर गुस्सर में कहता है, अबे ओ ये कैसे हो सकता है, सिर्फ एक अटैक बनाने के लिए इतने ज्यादा माना की जरूरत पड़ती है और तुम कह रहे हो कि तुमने एक साथ इतने सारे बना दिए। पर लॉयड उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है जब मैंने उनको टकराया वो एकदम से गायब हो गए, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, पता है तुम्हें। गुस्सर में कहने लगता है कि एक मामूली सा इंसान डीमन लॉर्ड के स्पेल को कैसे यूज कर सकता है, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो क्या, मुझे पता नहीं है। इसके बाद वो अपनी चपड़ चपड़ जारी रखता है। वहीं लॉयड उसकी बकवास सुन के बोर होता जा रहा था और छींक मार देता है। ये देख के गुस्सर में को गुस्सा आ जाता है और वो लॉयड के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसका सर पकड़ लेता है। पर तभी लॉयड अपने माना से पूरे एरिया को कवर कर लेता है, जो देखकर ग्रिम भी डर से कांपने लगता है। इसके बाद लॉयड उससे पूछता है, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम पर वॉइड से हमला करूंगा तब क्या तुम मर जाओगे। जिसके बाद वो बहुत सारे वॉइड्स को बना देता है और गुस्सर में के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ फॉग की वजह से किसी को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पर इस धुंध में भी ये तीनों ढूंढ ढूंढ कर डीमंस को मार रहे थे। वहीं रैन अपने पॉइजन का यूज करके सभी डीमंस को स्लो कर रही है। वहीं एल्बर्ट टाइम देखकर कहता है कि अब तक तो सुबह हो जानी चाहिए थी, पर आसमान में तो अभी तक अंधेरा है। वहीं दूसरी तरफ गुस्सर में वॉइड के अंदर खींचा चला जा रहा है और दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी रेजनरेशन भी काम नहीं आ रही और ना ही वो टेलीपोर्ट हो सकता है। तो वो जेड की बॉडी को छोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेड की बॉडी उससे जाने नहीं देती। तो गुस्सर में जेड बनने का नाटक करता है और लॉयड से कहता है कि गुस्सर में वॉइड के अंदर खींचकर मर चुका है, पर मैं किसी तरह भी जिंदा हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। पर लॉयड उसकी बातों में नहीं आता और वो एक और वॉइड से उस पर हमला कर देता है, जिससे गुस्सर में उन दोनों के बीच में दबकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिसके बाद वहाँ का सारा आसमान फिर से नॉर्मल हो जाता है, जहाँ जेड की आत्मा आकर लॉयड का शुक्रिया अदा करती है। वहीं रैन नीचे से ये सब देखकर एक फ्लैशबैक को याद करती है, जहाँ की एक बार जेड ने उनसे कहा था, मैंने सेवंथ प्रिंस के बारे में एक अफवाह सुनी है, जब वो पैदा हुआ था आसमान में आतिशबाजी की गई थी, पर वो फायरवर्क्स नहीं थे, वो प्रिंस के पैदा होते ही उनके मैजिक से बने थे। अगर ये बात सच है तो प्रिंस एक मैजिक जीनियस है और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दिन आकर हमें हमारे कर्ज से आजाद कर दे। लेकिन ये सुनकर गलीलिया गुस्सा हो जाता है और कहता है इन सब अफवाहों पे ध्यान देने की जगह कुछ काम पे ध्यान दो, और अगर ऐसी बात कोई सच भी हुई तो हम जिंदगी भर उसके सर्वेंट बनकर रहेंगे। ये बातें याद करके रैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में लॉयड जेड के लिए एक कब्र बनाता है और वो ग्रिम को बताता है कि वो गुस्सर में को सिर्फ जेड की मदद से हरा पाया था। जब मैं उसके स्पेल को एनालाइज करने गया, वो स्पेल पहले ही इतने अच्छे तरीके से रखी गई थी कि मैं बड़ी जल्दी उसे समझ पाया था। मुझे यकीन है कि जेड ने ही अपनी मौत से पहले ये सब किया होगा ताकि कोई आकर गुस्सर में को हरा सके। तभी वहाँ पे एल्बर्ट आ जाता है और वो कहता है कि उसे पूरी बात पता लग चुकी है कि जब असासिन गिल्ड को जेड के प्लान के बारे में पता चला वो तुम्हारे पास मदद मांगने आए थे, क्योंकि तुम एक मैजिक एक्सपर्ट हो। पर जब तुम वहाँ पहुंचे तुम्हें जेड नहीं बल्कि बहुत सारे डीमन से भिड़ना पड़ा। जिसके बाद वो उसकी तारीफ भी करता है कि उसने अकेले ही एक डीमन को हरा दिया, पर क्योंकि असासिन गिल्ड लोगों की जान लेते थे और साथ ही उन्होंने एक प्रिंस को भी किडनैप किया है, जिसकी की सजा बहुत कड़ी होगी। उन्होंने कहा है कि वो अपनी गलती के लिए जिंदगी भर तुम्हारा सर्वेंट बनकर रहना चाहते हैं और अगर ये पॉसिबल नहीं है तब भी वो अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद एल्बर्ट लॉयड के गले पर स्वॉर्ड रख देता है और कहता है कि अगर तुमने उन्हें अपना सर्वेंट एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बाद वो जो कुछ भी करेंगे उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना आसान नहीं है और ऐसे में अगर कुछ होता है तो इससे हमारी फैमिली का भी नाम खराब होगा। लेकिन लॉयड बड़ी ही शांति से कहता है कि आपने जो कुछ भी कहा वो सब ठीक है, मैं इन्हें कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा, पर अगर कुछ भी होता है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। इतनी मैच्योरिटी से उसे बात करता हुआ देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और एल्बर्ट उससे कहता है कि भले ही तुम सेवंथ प्रिंस हो पर तुम मेरे एक छोटे भाई भी हो, तो अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मुझे बता सकते हो। जिसके बाद वो लॉयड को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर टाव पहुंच जाती है जो कि उन सभी को कब्र के पास देखकर डर के भागने लगती है, पर एल्बर्ट उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें उस दिन के लिए थैंक यू कहना है। इसके बाद सभी लोग पार्टी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रैन एलिस और सिल्फा साथ में नहा रहे थे और रैन सिल्फा से कहती है कि वो भी लॉयड के लिए काम करना चाहती है, पर सिल्फा उससे कहती है कि इसका डिसीजन सिर्फ लॉयड ले सकता है। और तभी हम देखते हैं कि लॉयड उनके पीछे ही खड़ा था और वो रैन को जॉब देने के लिए हाँ कह देता है। लॉयड धीरे धीरे वहाँ से जा ही रहा था कि सिल्फा उसे अपने पास खींच लेती है। रैन उससे पूछती है कि उसके जैसी एक कर्स्ड ह्यूमन का प्रिंस लॉयड के लिए काम करना ठीक होगा। लॉयड कहता है कि अभी भी तुम खुद को कर्स्ड मानती हो, अगर तुम अपने पॉइजन मैजिक को ठीक से कंट्रोल कर लो तो तुम उससे कई लोगों की जान बचा सकती हो, इसलिए तुम्हें अपने पॉइजन मैजिक पर काम करना चाहिए। इसके बाद रैन मेड की ड्रेस पहनकर
सिल्फा के साथ काम करने लगती है और एल्बर्ट और लॉयड किंग को सारी बातें बता देते हैं और किंग भड़कने की जगह उन सभी को लॉयड का सर्वेंट बनने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद अंत में हम लॉयड को लाइब्रेरी के अंदर देखते हैं जहाँ की वो उड़ता हुआ मस्त बुक पढ़ रहा है। आगे हम रन को देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के लिए लॉयड को बुलाने आती है, लेकिन रूम के अंदर लॉयड उसे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है। और भी सुनिए, क्या हाल है? उसकी आवाज सुनकर रन डर जाती है और लॉयड बताता है कि वो अपने प्रेजेंस को उसके सिखाए हुए मानव ब्लॉक टेक्निक से छुपा पाया था। वो ये देखकर इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि इस स्किल को सीखने में उसे 1 साल लग गए थे और वो कहती है कि लॉयड बहुत अमेजिंग है। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि वो उसकी मेड है और हड़बड़ाते हुए उससे कहती है कि मास्टर कमाल के हैं, यहाँ पर तुम्हें काम करते हुए तो काफी समय हो गया, तुम्हें अभी तक आदत नहीं हुई। रन कहती है कि अभी भी उसे थोड़ा समय लगेगा। सिल्फा उसे सारी चीजें सिखा रही है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उसे सही तौर तरीके सीखने में काफी दिक्कत हो रही है। लेकिन वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। जब आसपास कोई ना हो तो मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पर सिल्फा आ जाती है और लॉयड से कैजुअल तरीके से बात करने के लिए रन की खटिया खड़ी करने लगती है। इसके बाद हम सिविलियंस को देखते हैं जो कि डीमंस की मचाई हुई तबाही को ठीक कर रहे थे। दूसरी तरफ लॉयड गालालेओ के जालों पर उछल रहा है। वहीं लॉयड के फादर ने लॉर्डस का गवर्नर चुनने की उसे पावर दी थी और उसने गालालेओ को चुना है। इसके बाद वहाँ बेबीलोन आता है और कहता है कि डीमन ने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचा दी थी तो सारी चीजों को रिपेयर करने में समय लगेगा। अब मैं इस सिटी का गवर्नर हूँ, मैं इसकी हालत दोबारा वैसी नहीं होने दूंगा, पर डीमन से बचने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होगी। अगर तुम एक डिमोनिक राय सुनना चाहो तो मैं तुम्हें डिवाइन सोर्सरी सजेस्ट करना चाहूंगा। लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि ग्रिम एक डीमन है, तो ये सुन के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था वो बस एक बकरी है। तुम सबका दिमाग खराब है क्या? कौन सी बकरी में ताकत होती है? लपट झंडू से। सुन मेरी बात, डिवाइन सोर्सरी इस तरह का मैजिक है जिसे सिर्फ चर्च के प्रीस्ट ही यूज कर सकते हैं और वो इविल को डिस्पेल करने के लिए गॉड की होली पावर का यूज करते हैं। लेकिन तालिया और क्रो को ये सारी चीजें बकवास लग रही थी क्योंकि वो भगवान में मानते ही नहीं। तो लगता है तुम्हें अब भगवान को मानना शुरू कर देना चाहिए। चलो चर्च को ज्वाइन करो जाके।